हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के लिए घटना चक्र से राज्य व्यवस्था पार्ट को देख रहे हैं। इसमें 160 तक देख लिए हैं। 161 से आज स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर स्लो पढ़ा रहे हो हम तो वीडियो ये 1.5 ही एक्सपर्ट करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो किससे रखता है? राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर और अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र के पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों के वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का कब गठन हुआ? 1 जनवरी 2015 से। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो वह है तेलुगु देशम पार्टी। ये उस समय की बात 1999 का क्वेश्चन है। उस समय तेलुगु देशम का स्पीकर था। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर जेएमसी बाल योगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। इस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। चौथी लोकसभा है तो 18वीं लोकसभा है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल हुआ है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ये भी सही है। 3 योग्यताएं, उसमें से ये भी एक योग्यता है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे 1999 में। उस हिसाब से 1999 के हिसाब से सही है ये भी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विस्तार देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। यह वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 3% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल, 8 नहीं, इसमें 6 राष्ट्रीय दल हैं। 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआई-एम है और बहुजन समाज पार्टी है और एनपीपी है। ये सीपीआई और एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दल दर्जा खत्म हो चुका है। इस समय केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तृणमूल कांग्रेस का भी है। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो यह 1987 में। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था।
गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा 247 सिफारिशें प्रस्तुत की दी थी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। पंचायती राज का विषय है। पंचायती राज का विषय है तो राज्य की सूची पर। अगले प्रश्न चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी या 243 छः, अगर हिंदी में रहेगा तो 6 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी और योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं, जो 11वीं अनुसूची के में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय हैं। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इस सिफारिश को स्वीकार 2 अक्टूबर 1959 में को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पंचायती राज प्रणाली की विशेषताएं, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, सभी सही है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। रिपीट हुआ क्वेश्चन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है,
तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और लागू कर सकें। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्ति के विकेंद्रीकरण पर, लोगों की हिस्सेदारी पर, सामुदायिक विकास पर, ये सभी सही है। भारत में पंचायती राज स्थापना ग्रामीण जनता की सर्वांगीण विकास के लिए की गई। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यह संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 40 में, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का प्रेरणा दी गई है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन इकाई के रूप में गठित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए गए। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की। 1985 में GBK राव समिति का गठन किया गया। 1986 में LM सिंघवी समिति बनी थी। 1988 में PK थुंगत समिति का गठन किया गया। ML सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश की। तो 1977 में अशोक मेहता, 1978 में रिपोर्ट दी, 1985 में GBK राव। ये मिलान करने के लिए कभी कभी आ जाता है कौन किस सन में बनी। तो ML सिंघवी 1986 में, PK थुंगन 1988 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता थे। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता या स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था तो राजस्थान के नागौर जिला में। किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, यह स्थानीय स्वशासन का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार का कार्य है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है।
पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध माना? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही, चारों सही है। इसके विस्तार देखते हैं। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध किया। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश वाला जोड़ा सही है। इसमें केरल नहीं आएगा, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। ऑप्शन बी सही है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से की हुई? तो यह 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यवगत हो गया था। तत्पश्चात 72वें संविधान संशोधन 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संविधान के 73वां संशोधन संबंधित है, तो यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो या तो लोकसभा या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन या लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन 368 में दिया गया है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951 में। प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा 15(1), 19(1), 6, 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 343 में संशोधन किए गए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका कालेलकर साहब थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी आयोग का गठन 29 जनवरी 1993
1953 में हुआ था। सन भी पूछ लेता है, किस सन में हुआ था? 1953 में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका साहब खानविलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो यह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की राज्यपाल करते हैं, हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3 है। M3 है। इसका विस्तार देखते हैं। भारत की समस्त प्रक्रिया और तंत्र अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। M3 संस्करण। इस समय EVM पर सवाल उठ रहे हैं तो इसको देखना चाहिए कि कौन सा संस्करण है। M3 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम में तो इसमें UPSC का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, ये तीनों एक ही वरीयता क्रम में 9 में आते हैं, 9वें क्रम पे। और मुख्य चुनाव आयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आता है 14वें क्रम पे, यानी इसमें ऑप्शन ही सही होगा। विस्तार देखते हैं। वरीयता क्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG 148 अनुच्छेद में, ये भी ध्यान रखिए, को वरीयता क्रम में एक समान 9 में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। दोस्तों, संविधान पाठ हमारा समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर आएगा। जय हिंद दोस्तों।